छात्रगण बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में बिहार से संबंधित कठिनतम प्रश्नों को भी आप राघव क्लासेज के छात्रों द्वारा तैयार किए गए इस बिहार ज्ञान श्रृंखला से आसानी से हल कर देंगे साहब। एक बार सुनकर तो देखिए, दीवाने हो जाएंगे। मैं दीपक कुमार बक्सर बिहार से। मेरे साथ हैं सुधाकर जी हाजीपुर से, अशोक जी धनबाद से, आर्यन जी किशनगंज से, कुणाल जी पूसा समस्तीपुर से, जीतू जी तमिलनाडु चेन्नई से, रेणु जी जीना बिहार से, साक्षी जी वैशाली से, सुदर्शन जी छपरा से और शिखा जी हाजीपुर से। हमारे द्वारा चलाई जा रही इस श्रृंखला का नाम बिहार ज्ञान है। रोज हमारे साथियों द्वारा बिहार से जुड़ी जानकारियां देते हैं और अंत में आपसे रोज 10 सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। ध्यान से सुनिए। नज़रअंदाज करना सीख गया, खुद पर विश्वास करना सीख गया। नज़रअंदाज करना सीख गया, खुद पर विश्वास करना सीख गया। एक न एक दिन सफल हो ही जाऊंगा, इसलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीख गया। अब ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल से ही बिहार विद्या का प्रसिद्ध केंद्र रहा। बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा के अनेक केंद्र बिहार में विकसित हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नालंदा महाविहार था। इसकी स्थापना कुमार गुप्त द्वारा हुई थी। पूर्व मध्यकाल में पाल शासकों के अधीन बिहार में कई बौद्ध विहारों की स्थापना हुई। इसमें विक्रमशिला और उदंतपुरी का संस्थापक धर्मपाल था। विक्रमशिला तांत्रिक विद्या का मुख्य केंद्र था और वज्रयान बौद्धमत के प्रचार का केंद्र था। मध्यकाल में भी शिक्षा और विद्या के केंद्र के रूप में बिहार की प्रधानता बनी रही। फारसी शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर आदि थे। आगे की जानकारी जीतू जी द्वारा। धन्यवाद। बिहार ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं जीतू कुमारी अपने ग्रुप साथी के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि पीछे दीपक जी ने कुछ तथ्य बिहार के बारे में बताया, अब आगे मीमांस और वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध टिप्पणीकार, उपावर्ष न्याय शास्त्र के प्रतिनिधि गौतम और योग शास्त्र के संस्थापक पतंजलि आदि का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। पतंजलि की रचना महाभाष्य का व्याकरण के क्षेत्र में निर्णायक महत्व है। कुमाररिल ने रूढ़िवादी ब्रह्मांडवाद को सुनिश्चित रूप दिया। पूर्व मध्यकाल में मिथिला भी ज्ञान और विद्या का प्रमुख केंद्र रहा। विद्यापति इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे, जिन्होंने मैथिली भाषा को समृद्ध किया। कीर्तिमाला और कीर्ति पताका इनकी प्रमुख रचना है। आधुनिक बिहार में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार 1835 में आरंभ हुआ। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मैकॉले ने शिक्षा की योजना प्रस्तुत की थी। इस प्रस्ताव रूप 1835 में पटना में एक स्कूल की स्थापना की गई। इसी वर्ष में पूर्णिया में और अगले कुछ वर्षों में छपरा, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा आदि नगरों में भी विद्यालय की स्थापना हुई। 1865 में 2 अन्य बालिका विद्यालय पटना में स्थापित हुए। फिर भी महिलाओं की शिक्षा में कमी थी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 9 जनवरी 1863 को महत्वपूर्ण पहल हुई, जब पटना में कॉलेज की स्थापना हुई। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वर्तमान शताब्दी के आरंभ में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा से संबंधित शैक्षणिक केंद्रों के और कॉलेजों की स्थापना हुई। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अन्य संस्थाओं का भी योगदान रहा। आर्य समाज द्वारा डीएवी स्कूल की स्थापना हुई तथा ब्रह्म समाज द्वारा पटना में राजा राम मोहन राय सेमिनरी की स्थापना हुई। मुसलमानों के लिए शिक्षा के प्रचार के लिए कई संगठनें बनी। इसी प्रेरणा का स्रोत अलीगढ़ आंदोलन को जाता है, जिसके नेता सर सैयद अहमद खां मुस्लिम समाज में जागृति का संचार कर रहे थे। मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी अहमद अली खान ने 1872 में
की। 1873 में इसकी शाखा पटना में खुली। पटना में मोहम्मद एजुकेशन सोसाइटी का गठन हुआ, जिसके द्वारा मोहम्मद एग्लो आरक्षित स्कूल की स्थापना पटना सिटी में 1886 में हुई। स्कूल के संस्थापकों में शमसुल उलेमा मोहम्मद हसन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। अब इस तथ्य से जुड़े हुए एक क्वेश्चन जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसके आगे जानकारी कुणाल जी देंगे, जो पूसा समस्तीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे किसी भी मेटल डिटेक्टर से नहीं पकड़ा जा सकता है। इसे आप कहीं भी और कभी भी ले जा सकते हैं। अभी आप लोग बिहार ज्ञान की जानकारी जीतू जी के मधुर आवाज़ में प्राप्त कर रहे थे। अब उस श्रृंखला में मैं कुणाल कुमार पूसा समस्तीपुर से आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने और मैं अंत में एक प्रश्न आप लोगों से करूँगा, उसका जवाब कमेंट में दें। साहित्य। हिंदी देश के हिंदी भाषी राज्यों में बिहार का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में हिंदी की उत्पत्ति मगधी अपभ्रंश से हुई, जिसके आरंभिक उदाहरण चर्या पदों के रूप में देखे जा सकते हैं। इनकी रचना पूर्व मध्यकाल में हुई। मध्यकाल में इसी परंपरा को सूफी संतों और भक्त कवियों ने समृद्ध रूप दिया और एक मिश्रित भाषा की उत्पत्ति हुई, जो वर्तमान में हिंदी और उर्दू दोनों का ही उद्गम स्रोत है। आधुनिक हिंदी का इतिहास 18वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से आरंभ होता है। इनका बिहार से भी घनिष्ठ संबंध रहा और उन्होंने बिहार में कई नगरों की अनेक बार यात्रा की। उनकी समस्त कृतियाँ भी बिहार के ही खड़गविलास प्रेस द्वारा प्रकाशित हुई। इस काल के कुछ अन्य प्रसिद्ध साहित्यकारों में बिहार से बाबू रामदीन सिंह, बाबू शिवनंदन सहाय, श्री यशोदानंद अखौरी आदि थे। इनके अतिरिक्त सूर्यपुरा के राजा राजेश्वरी प्रसाद सिंह, दरभंगा के पंडित भुवनेश्वरी मिश्र, मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री तथा देव के राजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह कीकर भी उसी युग के चमकते नक्षत्र हैं। उस काल में गिद्धौरी, हथुआ, बनौली, बेतिया, दरभंगा, श्रीनगर, डुमराव, अमावा, टिकारी, रातू, देव आदि रियायतों में हिंदी का भरपूर प्रचार प्रसार तथा विकास हुआ। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग का आरंभ वर्तमान शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में हुआ। बिहार के कई प्रमुख साहित्यकारों ने इसमें योगदान दिया। पंडित रामावतार शर्मा, पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, रामलोचन शरण आदि को मात्र बिहार में ही नहीं बल्कि सारे देश में लोकप्रियताओं प्राप्त रही। आरंभिक उपन्यास लेखकों में राजा राधिका रमन सिंह, आचार्य शिव पूजन सहाय और अवध नारायण तथा कवियों के विशेषकर राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित कवियों में रामधारी सिंह दिनकर, आरसी प्रसाद सिंह, पंडित रामदयाल पांडे, कलेक्टर सिंह केसरी, गोपाल सिंह नेपाली, राम गोपाल रुद्र, हंस कुमार तिवारी आदि प्रमुख थे। इस काल के नाटक, उपन्यास और निबंधों में राष्ट्रीय तेवर काफ़ी तीखा रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के काल में तथा उसके पश्चात हिंदी साहित्य
का नया दौर आरंभ हुआ, जिसमें नवनिर्माण की आस्थाएं अभिव्यक्त हो रही थी। इस चरण में सरकार का सक्रिय सहयोग और स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका भी हिंदी के प्रचार प्रसार में सहायक रही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बद्रीनाथ वर्मा, पंडित छविनाथ पांडे, मथुरा प्रसाद दीक्षित, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, फादर कामिल बुल्के, पीर मोहम्मद यूनिस आदि का योगदान इस काल में सराहनीय रहा। विगत चतुर्थांश में नलिन, बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और कुछ अन्य लेखकों ने पद्यवाद की परंपरा को विकसित किया, जो आज भी लोकप्रिय है। आपके लिए प्रश्न: हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? अब आगे आप लोगों को बिहार ज्ञान की जानकारी देने के लिए शिखा जी हाजीपुर से जुड़ चुकी हैं। धन्यवाद। मैं शिखा कुमारी वैशाली से बिहार ज्ञान की श्रृंखला में बिहार से जुड़ी कुछ जानकारी देने वाली हूँ। जैसा कि कुणाल जी ने बताया, आगे की जानकारी मेरे से सुनिए। साहित्य की कई विधाओं में एक साथ जो लोग लगभग 3 दशकों से बिहार में लिख रहे हैं, उनमें श्री पोदार राम, अवतार अरुण, उदयराज सिंह, रामेश्वर सिंह, कश्यप, रेवती रमन, प्रिंसिपल कपिल, डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर, योगेश्वर प्रसाद, योगेश आदि के नाम आते हैं। आलोचक, समीक्षा तथा निबंधों के क्षेत्र में डॉक्टर कुमार विमल, डॉक्टर रंजन सूरीदेव, डॉक्टर रामवचन राय, नंद किशोर नवल, डॉक्टर श्याम सुंदर घोष, निशांत केतु आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। नाटक भी इन्हीं हिंदी साहित्यों में लोकप्रिय है। पटना इसका एक केंद्र भी बनता जा रहा है। इस क्षेत्र में रामेश्वर सिंह कश्यप के अतिरिक्त श्री राधा कृष्ण प्रसाद, शिव सागर मिश्र, चतुर्भुज, सिद्धनाथ कुमार, जितेंद्र सहाय, जनार्दन राय, जितेंद्र सिंह आदि के योगदान उल्लेखनीय हैं। जिस विधा की आज सबसे अधिक पाठकीय मान्यता है और सारे संसार में जिसे लोकप्रियता मिली है, वह है उपन्यास और कहानी। बिहार की भूमिका इसके लिए उभर रही है, जिससे अनेक लोगों की पूर्व चर्चा हो चुकी है। श्री नागार्जुन और श्री फणीश्वरनाथ रेणु ने सामाजिक यथार्थ को आंचलिक संदर्भों से जोड़कर एक रास्ता दिखलाया था। इस लीक को पकड़कर तथा कुछ हटकर भी चलने वाले में राधा कृष्ण प्रसाद, उषा किरण खान, बिंदु सिन्हा, शुभदा राबिन, शाहपुष्प आदि हैं। हिंदी भाषा को विकसित करने और समृद्ध बनाने में अनेक संस्थाएं बिहार कार्यरत है। इनमें हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा परिषद और बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी प्रमुख है। धन्यवाद। मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर बिहार से बिहार ज्ञान के इस श्रृंखला में आगे की बात बताने जा रहा हूँ। उर्दू की वास्तविक प्रगति 17वीं शताब्दी से आरंभ होती है। बिहार में इस काल के प्रसिद्ध कवि मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल थे। इसी समय उर्दू भाषा में हिंदू कवियों की रचना भी प्रस्तुत हुई। 1749 में पटना के समीप ही शेख गुलाम अली रसिक का जन्म हुआ, जिससे बिहार में उर्दू कविता की एक नई पहचान बनी। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध उत्तरी भारत में उर्दू भाषा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। मोहम्मद साद की गज़लों का संग्रह मैखाना ए इल्हाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। परवेज साहिदी, जरअफ़जीमाबादी, शम्स मनेरी आदि उनके समकालीन में महत्वपूर्ण हैं। एक उल्लेखनीय नाम हसन नईम का है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई और जिन्होंने उर्दू कविता को नए आयाम दिए। उर्दू में शोध के वैज्ञानिक आधार पर विकसित करने का श्रेय काजी अब्दुल बद्दू को दिया जाता है। यह एक नई परंपरा के जनक थे। अफसाना की शैली में इस काल में सुहैल अजीमाबादी,
विख्यात रहे। उनके प्रसिद्ध संग्रहों के अलावे चार चेहरे और नए पुराने शामिल हैं। समकालीन साहित्यकारों में विख्यात कवि कलीम अजीज ने उर्दू शायरी का एक नया रंग प्रदान किया है। बिहार में बंगला भाषा और साहित्य की भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। गद्य रचनाओं के आरंभिक उदाहरण राजनारायण बोस और चंद्रशेखर बोस द्वारा प्रस्तुत हुए। आगे की जानकारी साक्षी जी देंगे। आज के टॉपिक से एक सवाल है, मोहम्मद साद की गज़लों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित है? इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से देंगे। धन्यवाद। मैं साक्षी कुमारी बिहार ज्ञान श्रृंखला में आप सभी को स्वागत करती हूं। जैसा कि मेरे से पूर्व सुधाकर जी ने बताया, अब आगे की जानकारी मैं दूंगी। आरंभिक उपन्यासों में शिरीष चंद्र का नाम लिया जाता है, मगर अधिक ख्याति तारकनाथ गुंगली को मिली, जिनकी स्वर्णलता काफ़ी प्रसिद्ध हुई। अनेक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन हुआ। इसमें पाक्षिक समालोचक सबसे महत्वपूर्ण थी। विगत वर्षों में बांग्ला भाषा और साहित्य की प्रगति का क्रम बना हुआ है। भोजपुरी मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली बोलियों में भोजपुरी बिहार के पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता और इनकी लिखित साहित्य बहुत ही कम उपलब्ध है, परंतु इसकी मौखिक परंपरा लोकगीतों और लोक कथाओं के रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विगत वर्षों में बाबू रघुवीर नाथ, महेंद्र मिश्रा और भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी को एक नई पहचान बना दी। भिखारी ठाकुर ने विशेषकर नाटक मंडली के माध्यम से इसे लोकप्रिय बनाया। भोजपुरी का जन कवि कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण नामों में रामेश्वर सिंह कश्यप, अवध विहार सुमन, उमाकांत वर्मा, गणेश दत्त तिवारी एवं गोरखनाथ चौबे का योगदान भोजपुरी के विकास में उल्लेखनीय है। मैथिली मिथिलांचल अथवा तिरहुत क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है। मिथिला का क्षेत्र विद्वता एवं सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता रहा है। इस क्षेत्रीय भाषा में विकास में आर्थिक प्रभाव स्पष्ट है। ज्योतिश्वर ठाकुर लिखित वर्णनात्मक इस भाषा की महत्वपूर्ण रचना है। सबसे प्रसिद्ध नाम रहा विद्यापति के माध्यम से मैथिली साहित्य में बहुत ही उन्नत स्थान पर पहुंचाया। इसी तरह भाषा के विकास में खंड चंद्रकला, भानु कवि, रुद्रधारा इत्यादि ने भी योगदान दिया। गोविंद दास भी एक महत्वपूर्ण कवि है। महेश ठाकुर और महीनाथ ठाकुर ने भी इस भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैथिली भाषा बिहार के अतिरिक्त नेपाल में भी बोली जाती है। मगही भाषा का आधुनिक युग लक्ष्मी नारायण पाठक के नाम से शुरू होता है। इसी क्षेत्र में श्रीधर मिश्रा और नाम उल्लेखनीय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बाल पीढ़ी में योगेश्वर सिंह योगेश का नाम महत्वपूर्ण है, जिन्होंने गौतम महाकाव्य लिखा। इसी संदर्भ में योगेश दत्त पाठक, सुरेश दुबे, श्रीकांत शास्त्री एवं राम नरेश पाठक का नाम उल्लेखनीय है। सुरेश दुबे की योग्यता और अकाल मृत्यु के कारण इन्हें मगही का शैली कहा जाता है। मगही साहित्य ड्रामा, कहानी, उपन्यास, गद्य और पद सभी क्षेत्रों में विकसित है। मिथिलांचल और तिरहुत क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। अब आगे की जानकारी रेणु जी देंगे। धन्यवाद। मैं रेणु शर्मा बिहार ज्ञान श्रृंखला में आप सबका स्वागत करती हूँ। इससे पूर्व साक्षी जी ने आपको बिहार ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया है। अब इससे आगे बिहार में अंग्रेजी पत्रकारिता का इतिहास लगभग 125 साल पुराना है। 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन आरंभ हुआ। 1881 में पटना से इंडियन क्रॉनिकल नामक अखबार प्रकाशित हुआ। 20वीं शताब्दी के आरंभ से राष्ट्रवादियों द्वारा दो अन्य अखबार दी मदरलैंड तथा बिहार स्टैंडर्ड का प्रकाशन आरंभ हुआ, मगर इनका जीवन काल संक्षिप्त रहा। दो अन्य अखबारों का प्रकाशन इसी काल में आरंभ हुआ, जो बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग की प्रस्तुति में सक्रिय रहे। उन दो अखबारों का नाम है दी बिहार एवं दी बिहार टाइम्स। बिहार टाइम्स की स्थापना पटना में 1903 में
साप्ताहिक के रूप में हुई। 1906 में इसे भागलपुर से प्रकाशित होने वाले बिहार न्यूज के साथ जोड़कर दीप बिहार का नया नाम दिया गया। 1912 में यह एक दैनिक में परिवर्तन हो गया। 1917 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। इसका स्थान दी सर्चलाइट ने लिया, जो 15 जुलाई 1918 से प्रकाशित होने लगा। इसके पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन थे। 1930 में इसे एक दैनिक का रूप प्राप्त हुआ। सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में राष्ट्रवादियों के प्रवक्ता के रूप में सर्चलाइट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1885 में इसका प्रकाशन बंद हो गया और इसका स्थान हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण ने ले लिया। अंत में आपसे इन्हीं तथ्यों से संबंधित एक प्रश्न करूंगी, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रवादियों द्वारा दो कौन से अखबारों का प्रकाशन हुआ था? अब आगे की जानकारी आपको अशोक जी देंगे। धन्यवाद। पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ। इसकी स्थापना 2 वर्ष पूर्व ही कलकत्ता में हुई थी। 1925 में यह बंद हो गया। यह पहला हिंदी दैनिक सर्वहितैषी के नाम से 1890 में पटना से प्रकाशित हुआ। 1913 में यह एक अन्य दैनिक हिंदी बिहारी का प्रकाशन भी आरंभ हुआ, मगर इन सबको विशेष लोकप्रियता प्राप्त नहीं हो सकी। विगत अर्ध शताब्दी में ही बिहार में हिंदी समाचार पत्रों के प्रसार में वृद्धि हुई। 1941 में आर्यावर्त का प्रकाशन इंडियन नेशन के साथ प्रकाशन के रूप में आरंभ हुआ। 1947 में सर्च लाइट का प्रकाशन प्रदीप आरंभ हुआ। आर्यावर्त का पुनः प्रकाशन इंडियन नेशन के ही साथ 1995 से हो रहा है, मगर प्रदीप का प्रकाशन 1986 में बंद हो गया। इसके स्थान पर हिंदुस्तान के पटना संस्करण के लिए है। 1986 में नवभारत टाइम्स के पटना संस्करण का प्रकाशन भी आरंभ हुआ, मगर 1995 में यह बंद हो गया। हिंदी के कुछ अन्य समाचार पत्रों में जनशक्ति, आज, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय समाचार, सन्मार्ग आदि के नाम लिए जा सकते हैं। उर्दू बिहार में पत्रिकाता का आरंभ 19वीं शताब्दी से माना जा सकता है। बिहार का पहला उर्दू अखबार आरा से प्रकाशित हुआ। इसका शीर्षक था नूरुल अनवार और इसके मालिक थे मोहम्मद हाशिम। बिहार का पहला उर्दू दैनिक 1876 में आरा से ही प्रकाशित हुआ। इस समय मुंगेर, सिवान, दरभंगा, गया एवं मुजफ्फरपुर से भी समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ, मगर यह अधिक समय तक प्रकाशित नहीं हो सके। इसी काल में कुछ साहित्यिकी पत्रिकाओं का भी प्रकाशित हुआ, जो अल्पकालीन ही रहा। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उर्दू समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इनमें से कुछ अभी भी प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे अखबारों में सबसे पुराना सदाए-आम, जिनका प्रकाशन अब बंद हो चुका है। इसी काल में इतिहास और शांति का प्रकाशन 1949 में हुआ। 1948 में दरभंगा से एक साहित्यिकी पत्रिका नई किरण का प्रकाशन हुआ। वर्तमान बिहार में लगभग 50 समाचार पत्र उर्दू में प्रकाशित हो रहे हैं, यद्यपि इनमें पाठकों की बहुत संख्या नहीं है। वर्तमान समय में उर्दू का सबसे लोकप्रिय समाचार पत्र कौमी तबजीन है। इसके पश्चात संग्राम है। धन्यवाद। अब इसके आगे की विस्तार सुदर्शन जी करेंगे। मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से बिहार ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। मेरे सभी साथियों द्वारा बताए तथ्यों से महत्वपूर्ण 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो पहला सवाल है, विक्रमशिला और उदंतपुरी का संस्थापक कौन था? दूसरा सवाल, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तीसरा सवाल,
आधुनिक हिंदी का इतिहास 18वीं शताब्दी में किनकी रचनाओं से आरंभ होता है? चौथा सवाल, बिहार में उर्दू भाषा का आरंभ किस शताब्दी में माना जाता है? पांचवा सवाल, शेख गुलाम अली राशिख का जन्म कब और कहाँ हुआ था? छठा सवाल है, उर्दू साहित्य में आलोचना की नींव रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सातवां सवाल है, बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का स्थान किस वर्ष प्राप्त हुआ? आठवां सवाल है, मिथिलांचल तथा तिरहुत क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? नौवां सवाल है, इंडियन क्रॉनिकल नामक अखबार बिहार में कब प्रकाशित हुआ और किस शहर में हुआ? 10वां सवाल है, वर्तमान बिहार में लगभग कितने समाचार पत्र उर्दू में प्रकाशित हो रहे हैं? धन्यवाद।